Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today we will discuss an important sonnet on his blindness by John Milton. ओके तो आज हम लोग जॉन मिल्टन को पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन आज ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर है, जो कि जॉन मिल्टन का वर्क है। जैसे कि आपका अल्टीमेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है, और ये आपकी जो क्लासेस है यूट्यूब पर ही है। कमेंट्स में आपने पूछा था, तो ये आपकी यूट्यूब पर ही क्लासेस है, फ्री हैं, और कोई अभी हमारा पेड बैच नहीं है, आपके लिए यूट्यूब पर ही अवेलेबल है सब। होपफुली आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी, और बस अपना सपोर्ट और प्यार इस तरह बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड शेयर किया करिए। एंड न्यू व्यूवर्स है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो आज की क्लास हमारी ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर है, जो कि जॉन मिल्टन का वर्क है। तो इन दिस सोनेट द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डीप सॉरो एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर लूजिंग हिज आई साइट। ओके, अपनी आई साइट को खोने के बाद उन्होंने जो उनका दुख है और आंतरिक जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है व्यक्त कर रहे हैं। तो यही आपका पोएम का आपकी थीम है, और इसमें आपका जो एक वर्ड टैलेंट का यूज़ किया है। वन ऑफ द सेंट्रल आइडिया इन द पोएम इज द वर्ड टैलेंट विच हैज सिम्बॉलिक मीनिंग। तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो टैलेंट वर्ड है, जो हमारे मिल्टन ने इसको यूज़ करके अपनी जो इनर कॉन्फ्लिक्ट, अपनी पीड़ा, अपने दुख को दिखाया है, किस तरह से दिखाया है, तो यही जो टैलेंट वर्ड है, इसी पर हमारा आज का क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड टैलेंट। ये वर्ड आपका यूज हुआ है, आपके मिल्टन ने यूज किया है पोएम में। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड टैलेंट इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स इनर कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो आपको बताना है कि जो ये आपका वर्ड टैलेंट है, आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस में टैलेंट जो आपका वर्ड है, इसका अर्थ स्पष्ट करके दिखाना है, और ये मिल्टन के आंतरिक संघर्ष को कैसे दिखाता है, यही हमारा आज का क्वेश्चन है। कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करता है इनर कॉन्फ्लिक्ट को मिल्टन के। इसी तरह में एक क्वेश्चन और है, डिस्कस द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ टैलेंट विद रेफरेंस टू द पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स। ओके, टैलेंट के सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस को आपको दिखाना है, जो कि आपका कहाँ से है, पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स, जो आपकी बाइबल की एक जो आपकी स्टोरी है उससे लिया गया है, उसी का रेफरेंस है आपका ये टैलेंट। तो उसी को आपको दिखाना है कि टैलेंट का जो आपका सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस महत्व है पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स के रेफरेंस से, उसी के ऊपर हमें चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। ओके, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। आपने कहाँ से लिया गया टैलेंट वर्ड, आपके पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स, ये स्टोरी है आपकी जो बाइबल की एक स्टोरी, उसी से लिया गया है। टैलेंट वर्ड को यूज़ करते हुए मिल्टन ने अपने आंतरिक संघर्ष को कैसे दिखाया है, ये इसी पर बेस्ड हमारा आज का ये क्वेश्चन हो गए। ओके, चलिए, होप सो क्लियर हो गए क्वेश्चन। चलिए अब आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। चलिए देखते हैं। In the sonnet on his blindness by John Milton, the word talent has a deep symbolic and biblical meaning. Okay, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, क्या बताया आपने, मिल्टन की पोएम क्या है, आपकी सोनेट। सोनेट को दिखाते हुए ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है जॉन मिल्टन का, यहाँ से आपने ये दिखाया, और फिर वर्ड टैलेंट, जो टैलेंट की बात करना है आपको, टैलेंट वर्ड को दिखाया कि जॉन मिल्टन का जो सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, उसमें टैलेंट सब हैज़ अ डीप सिम्बॉलिक एंड बिब्लिकल मीनिंग, एक गहरा सिम्बॉलिक और बिब्लिकल आपका अर्थ निकलता है, वो आपको दिखाना है ना, इसी पर क्वेश्चन है आपको। तो यह लाइन आपने यहाँ से स्टार्ट की। इन द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, द वर्ड टैलेंट हैज़ डीप सिम्बॉलिक एंड बिब्लिकल मीनिंग। जॉन मिल्टन की कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस में टैलेंट शब्द का अर्थ एक बहुत गहरा सिम्बॉलिक और आपका बिब्लिकल मीन्स धार्मिक भी है आपका, आपने ये दिखाया। फिर नेक्स्ट आप दिखाएंगे, नेक्स्ट आप बात करेंगे, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पैरेबल ऑफ टैलेंट्स। अब ये कहाँ से लिया गया है, ये डिराइव्ड हुआ है आपका पैरेबल ऑफ टैलेंट्स, वी पैरेबल ऑफ टैलेंट्स से लिया गया। आपने फिर आगे बताएंगे कि वेयर सर्वेंट्स आर इंटरेस्टेड विद मनी बाय देयर मास्टर एंड आर एक्सपेक्टेड टू यूज इट वाइजली। तो यहाँ पर आप जो है पैरेबल का थोड़ा सा रेफरेंस देकर बताएंगे कि पैरेबल ऑफ टैलेंट्स में क्या है, टैलेंट का मीन्स है, यदि बताएंगे आपकी उसी का रेफरेंस देना है ना। तो बताएं टैलेंट किस तरह से दिखाया गया। तो यह पैरेबल ऑफ टैलेंट से लिया गया है, जहाँ टैलेंट एक आपकी मनी है, आपकी धनराशि है, जो सर्वेंट्स को दिया जाता है, उनके अपने मास्टर के द्वारा अपने सर्वेंट्स को कुछ मनी देता है, धन सौंपता है, टैलेंट देता है। टैलेंट का मतलब क्या हो गया, सिक्के हो गए, क्वाइन हो गया। ओके, कुछ अपने सर्वेंट को क्वाइन देता है और उनसे अपेक्षा करता है कि ये उसका बुद्धिमानी से इसका उपयोग करेंगे। ओके, तो ये स्टोरी है आपके पैरेबल के कि एक मास्टर जो है अपने 3 सर्वेंट्स को कुछ टैलेंट देता है, टैलेंट में सिक्के
हो गए कॉइन देता है और उसका सोचता है कि ये अच्छे से इसका यूज़ करके दिखाएंगे। उसने कहा कि इसको वाइजली देखते कौन सबसे अच्छे से यूज़ करता है। तो दो सर्वेंट तो बहुत अच्छे से उन्होंने किसी ने व्यापार में लगा दिया दोनों ने और उसका डबल करके ले आए। और जो तीसरा था उसने क्या किया, जाके पेड़ के नीचे ज़मीन में उसको गाड़ दिया। तो इस तरह जब मास्टर आया तो उसने खूब पूछा कि तुम लोगों ने क्या किया। तो उसने बताया कि हमने आपने दिया था उसका हमने डबल किया। दोनों ने बताया। तीसरे ने बताया कि हम तो उसको गाड़ दिए हमने उसको जाके अपने पेड़ वेड़ के नीचे। तो इस तरह से करके यहाँ पर मास्टर ने उसको डांटा और बताया कि इस तरह से तुमने अपनी मनी और टैलेंट को बेकार कर दिया। तो यहाँ पर टैलेंट का मतलब क्या है, इसी से आपका ये पैराबल ऑफ टैलेंट से आपका ये टैलेंट वर्ड आपके मिल्टन ने लिया है और बताया है कि यहाँ पर मिल्टन ने टैलेंट वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पर अर्थ है ईश्वर द्वारा दिया गया एक विशेष गुण या उनकी क्षमता, ये जो एबिलिटी है वो उस चीज़ की यहाँ पर वो टैलेंट के रूप में, इसको टैलेंट के रूप में यहाँ पर आपने मिल्टन ने जॉन हिज ब्लाइंडनेस में दिखाया कि ईश्वर द्वारा दिया गया विशेष गुण या क्षमता। ओके, ये हो गया यहाँ पर टैलेंट का। ओके, इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर आपने पैराबल का रेफरेंस थोड़ा दिखा दिया इंट्रो में। फिर आप नेक्स्ट आगे बात करेंगे क्या है मिल्टन कैसे यूज़ कर रहे हैं। Symbolically uses talent to represent the God-given gift or ability, especially his poetic skill. Okay, अब मिल्टन अपनी काव्य और प्रतिभा को अपना वन टैलेंट कहते हैं। क्या किसको कह रहे हैं मिल्टन? सिम्बॉलिकली आपने इस तरह दिखाया कि इसी तरह जो मिल्टन यूज़ कर रहे हैं टैलेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गॉड गिवन गिफ्ट, जो गॉड ने उनको एक गिफ्ट दिया है, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी प्रतिभा है, स्पेशली हिज पोइटिक स्किल, जो उनकी पोइटिक स्किल, जो उनकी प्रतिभा है, यहाँ पर उसको टैलेंट कह रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ। यहाँ पर जो मिल्टन है वो वन टैलेंट जो कहते हैं, वन टैलेंट अपनी प्रतिभा को बता रहे हैं। ओके, ये आपने यहाँ पर इंट्रो में इतना क्लियर किया कि क्या चीज़ है, क्या पैराबल ऑफ टैलेंट्स में क्या टैलेंट का मीन्स है, और सिम्बॉलिकली आपने दिखाया कि मिल्टन ने किस तरह से उसको टैलेंट को वर्ड को अपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में दिखाया है। क्लियर हुआ इतना। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे क्या है। मिल्टन रेफर्स टू हिज पोइटिक एबिलिटी एज हिज वन टैलेंट। ओके, मिल्टन ने अपनी जो पोइटिक एबिलिटी है उसको कैसे दिखाया है, वन टैलेंट, अपने जो वन टैलेंट है उनका, सेइंग इट इज़ लॉस्ट विद मी यूजलेस। ओके, यहाँ पर दिखा रहे हैं मिल्टन अब अपनी जो पोइटिक एबिलिटी को वन टैलेंट कह रहे हैं, कहते हैं। तो इट इज़, वहाँ पर कोट आप लाइन्स लगा देंगे थोड़ा सा, आप जो आपके पोएम से लेकर आप कोट्स लाइन्स लगाएंगे। लॉस्ट विद मी यूजलेस। ओके, अब क्या कह रहे हैं, जो ईश्वर ने उनको गॉड गिफ्ट दिया, उनकी पोइटिक एबिलिटी जो है उनकी आई साइट चली गई है, उनके अंधेपन के कारण जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे पास अब वो बेकार पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर इस तरह कोट लगा देंगे। जिन पोइटिक एबिलिटी बता रहे हैं अपनी वन टैलेंट को, पोइटिक एबिलिटी को अपनी वन टैलेंट बता रहे हैं, जो कि अब लॉस्ट विद मी यूजलेस, अब उनके पास बेकार पड़ा हुआ है। ओके, इस तरह से यहाँ पर आप दिखाएंगे कैसे वो दुखी हैं, उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाना है ना, कैसे वो सफरिंग कर रहे हैं, दुखी हैं उस चीज़ की, उनकी आई साइट उन्होंने खो दी है। अब वो अपने जो भगवान ने, ईश्वर ने उनको टैलेंट दिया उसका यूज़ कैसे करेंगे, अब उनके पास वो बेकार पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, फिर ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन के कारण, ही फील्स अनएबल टू यूज़ दिस गॉड गिवन गिफ्ट, अपने अंधेपन के कारण वो जो है फील कर रहे हैं कि वो अनएबल है इसको यूज़ करने में। ये गॉड गिवन गिफ्ट है उनके पास, जो गॉड ने उनको इतना अच्छा सा गिफ्ट दिया है उनके पास अब बेकार पड़ा, वो अनएबल है उसको यूज़ करने के लिए। अपने अंधेपन के कारण वे इस जो ईश्वर गॉड गिफ्टेड गिफ्ट है उनके पास का उपयोग अब करने में वो स्वयं को अब असमर्थ पाते हैं। ओके, ही लेमेंट्स दैट हिज, वो अब आगे लेमेंट कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, किस लिए, लाइट, फिर कोट लगा देंगे आप उन्हीं के पोएम से, ऑन हिज ब्लाइंड से ही आपकी लाइन्स, लाइट इज स्पेंट एट हाफ माई डेज। ओके, वो बहुत दुखी हैं क्योंकि वो लिए लेमेंट कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि उनका जो लाइट इज स्पेंट, उनका जो लाइट है, उनकी जो प्रकाश, जो उनकी दृष्टि है वो अब ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो गई है। एंड एर हाफ माई डेज, मेरे जीवन के आधे दिन बीतने से पहले ही वो जो मेरी लाइट है, मेरी दृष्टि है, वो अब समाप्त हो चुकी है। वो यहाँ पर विलाप करते हुए आप दिखाएंगे। ये लाइन भी आपकी कोट लगा दिया आपने कि कैसे वो दुखी हैं, कैसे उनका वो परेशान है, वो अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहे हैं कि वो परेशान है कि गॉड ने उन्हें इतना अच्छा गिफ्ट दिया पोइटिक एबिलिटी के तौर पर, अब वो अपनी आधी, एर हाफ माई डेज, अपनी आधी उम्र में वो अब उन्होंने अपनी आई साइट खो दी है, लाइट इज स्पेंट, उनकी दृष्टि चली समाप्त हो चुकी है। तो वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, इस तरह से करके अब वो भगवान की गुण का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे, असमर्थ हैं उसको यूज़ करने में। ओके, इतना क्लियर हुआ। शोइंग हिज सॉरो एट लूजिंग हिज क्रिएटिव
पावर अर्ली इन लाइफ। सो ये दिखा रहा है कि सौरव उनके दुख को दिखा रहा है एट लूजिंग हिज क्रिएटिव पावर, कि वो खो चुके अपनी क्रिएटिव पावर को अर्ली इन हिज लाइफ, अपनी अर्ली ही लाइफ में, अपने आधे उम्र में ही उन्होंने अपनी जो क्रिएटिविटी की पावर है दी, भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया था पोएटिक एबिलिटी, वो अब उसको हिज क्रिएटिव पावर, अपनी क्रिएटिव पावर को यूज़ करने में वो असमर्थ हो गए हैं। अर्ली लाइफ में ही क्रिएटिव पावर है, रचनात्मकता शक्ति है जो खो देने पर वो दुख को दर्शाती है। आपकी ये लाइन आपने इस तरह यहाँ कोट लगा के दिखाया। ओके, आप दिखाएंगे दिस क्रिएट्स अ स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, क्या दिखा रहा है ये? इसमें एक आपका स्पिरिचुअल आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होता है इससे आपका। एज ही फियर्स डैट गॉड में डिमांड एंड अकाउंट ऑफ हिज अनयूज्ड टैलेंट। ओके, तो इस तरह से एक वहाँ पर स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर रहा है। कैसे क्रिएट कर रहा है ये आप दिखाएंगे। क्यों कैसे क्रिएट कर रहा है? ही फियर्स, वो डरते हैं, उनको भय है, डैट गॉड में डिमांड एन अकाउंट ऑफ हिज अनयूज्ड टैलेंट। क्या है उनको भय? क्या है भय उनको? दिखाएंगे ईश्वर जो उनकी प्रतिभा का हिसाब ना मांग ले। उनको भय उत्पन्न हो रहा है कि कहीं ईश्वर उनसे यह ना पूछे कि उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग क्यों नहीं किया। इस तरह यहाँ पर उनका भय भी दिखाएंगे। एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो रहा है। एज ही फियर्स, वो डर रहे हैं, भय, उनको भय उत्पन्न हो रहा है उनके अंदर कि गॉड में डिमांड एंड अकाउंट ऑफ हिज अनयूज्ड टैलेंट, की गॉड कहीं उनसे क्वेश्चन ना करे, उनसे पूछे ना कि उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग क्यों नहीं किया। ओके, इस तरह यहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल जो कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर चल रहा है उसको भी दिखाएंगे। ओके, ही क्वेश्चन एंग्जियसली। अब यहाँ पर एक और आप कोट लगा सकते हैं कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं गॉड से, इसी चिंता में वो प्रश्न करते हैं, गॉड से करते हैं, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट। क्या है? क्या ईश्वर उस व्यक्ति से भी दिन भर के श्रम की अपेक्षा करते हैं जिसे उन्होंने दृष्टि, प्रकाश जो है, लाइट है जो प्रकाश से वंचित कर दिया है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, बड़ी ही व्याकुलता के साथ वो प्रश्न करते हैं कि क्या ईश्वर जो है, भगवान गॉड जो है, उस व्यक्ति से भी दिन भर के श्रम की अपेक्षा करते हैं, व्यक्ति से भी डे लेबर करवाना चाहते हैं, लाइट डे नाइट, जिसने की अपनी दृष्टि को खो दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन भी आपकी पोएम का कोट ही है, तो यहाँ पर रखते हुए दिखाएंगे कि इस तरह उनका जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है कैसे क्रिएट हो रहा है। एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है कि क्या गॉड जो है वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, उनकी दृष्टि चली गई है, तो गॉड क्या चाहते हैं कि वो अब दृष्टिहीन है उससे भी लेबर करवाना चाहते हैं। तो ईश्वर तब भी कार्य की अपेक्षा करते हैं जब उनसे दृष्टि छीन ली गई है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर गॉड से कह रहे हैं। ओके, तो यह प्रश्न जो है उनकी गहरी मानसिक और आध्यात्मिक कॉन्फ्लिक्ट को दर्शा रहा है। ओके, ये जो मेंटली एंड स्पिरिचुअली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके अंदर उसको दिखाता है। ओके, तो यहाँ पर आपने क्लियर किया कि उनका क्या इनर कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपने यहाँ पर दिखाया। तो एक और तो यहाँ पर वो कर्तव्य बोध है उनके अंदर, दूसरी ओर असमर्थता है, संघर्ष का समाधान। अब आगे क्या दिखाएंगे? रेजोल्यूशन भी आपको पोएम में पोएट्स ने डिस्कस किया, बताया है क्या रेजोल्यूशन है। चलिए रेजोल्यूशन की भी बात करेंगे, कैसे उस टैलेंट का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जो टैलेंट भगवान ने दिया है, तो क्या गॉड उनको पनिश करेंगे? क्या वो चाहते हैं, तब भी अपेक्षा करते हैं, जब उनसे उनकी आई साइट छीन ली गई तब भी अपेक्षा करते हैं कि वो गॉड की सेवा करें? तो इस तरह से करके फिर लास्ट में जो उन्होंने अपने रेजोल्यूशन को भी दिखाया है, क्या दिखाया है उसकी भी बात करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। हाउएवर द पोएम मूव्स टुवर्ड्स रेजोल्यूशन थ्रू द वॉइस ऑफ पेशेंस। ओके, दिखाएंगे कि कविता के अंत में पेशेंस जो धैर्य है वो भाव उन्हें समझाता है, जो उनका पेशेंस वॉइस ऑफ पेशेंस क्या होगा, जो उनके अंदर का धैर्य है पोएम में टुवर्ड्स रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन देता है, वो उनको आकर समझाता है, वो उनको समझाता है। क्या समझाता है उसकी बात करेंगे अब यहाँ पर। विच रिजल्ट्स हिम डैट गॉड डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट एक्शन, कि गॉड को किसी कांस्टेंट एक्शन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको पेशेंस आकर समझाती है उनको कि ईश्वर को निरंतर कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है? पेशेंस आकर उनको रेजोल्यूशन दे रही, वॉइस ऑफ पेशेंस जो उनके अंदर का धैर्य है वो आकर उनको समझाता है। हु विच रिजल्ट्स हिम डैट गॉड डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट एक्शन,
कि ईश्वर को जो कांस्टेंट एक्शन है उसकी ज़रूरत नहीं है, जो निरंतर कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रू सर्विसेज लाइज इन फेथ एंड सबमिशन टू डिवाइन विल। ओके, तो यहाँ पर आप दिखाएंगे कि क्या है, उनको जो कांस्टेंट जो एक्शन है ईश्वर को उसकी ज़रूरत नहीं होती है, कि क्या है, ट्रू सर्विस लाइज इन फेथ एंड सबमिशन टू डिवाइन विल। तो सच्ची सेवा तो ईश्वर की इच्छा के प्रति आस्था और समर्पण में निहित है। क्या ट्रू सर्विस क्या है, सच्ची जो सर्विस है, सच्ची सेवा क्या दिखा रहे हैं, ईश्वर के प्रति आपकी जो आस्था है, फेथ एंड सबमिशन टू डिवाइन विल। सच्ची सेवा भगवान की वही है कि ईश्वर की इच्छा के प्रति आस्था और समर्पण में निहित है। ओके, तो इस तरह आपने पेशेंस आकर यहाँ पर समझा रही है, उनको समझाती है, जो उनके अंदर का धैर्य है वो आकर उनको रेजुलेशन देता है, समझाता है आकर कि ईश्वर को मनुष्य के बाहरी कार्यों की आवश्यकता नहीं है। सच्ची सेवा श्रद्धा, धैर्य और समर्पण में ही उनकी जो सेवा है उसी में निहित है। यहाँ पर आकर धैर्य, पेशेंस रेजुलेशन दे रही है, उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको आके समझा रही है उनको आके। ओके, यहाँ पर उन्होंने एक रेजुलेशन भी पोएम में दिया है कि ईश्वर को मनुष्य के कार्यों की नहीं बल्कि उसकी श्रद्धा और धैर्य की आवश्यकता होती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। द कंक्लूडिंग लाइंस, फिर एक लाइन कंक्लूड कर देंगे। ये बहुत फेमस लाइन है, लास्ट लाइन है आपकी पोएम की, इसको तो जरूर इंक्लूड करिए क्योंकि इसी से आपकी पोएम का बेस पूरा दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप मेंशन जरूर करिए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये कविता की अंतिम जो लाइन है वो और भी इस चीज़ को अफर्म कर देती है, जो आपकी पेशेंस ने उनको समझाया, ये बात को और भी ज़्यादा अफर्म करके बता देती है। क्या है, दे आल्सो सर्व्स हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो वे लोग भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। मीन्स क्या है, वो लोग भी, दे आल्सो सर्व्स, वो भी सेवा कर रहे होते हैं जो स्टैंड एंड वेट ओनली, जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी का आने का इंतजार करते हैं, जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, अपनी बारी का आने का इंतजार करते हैं। तो स्टैंड एंड वेट फेमस लाइन है, इस कोट को तो जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि ये तो फेमस लाइन है और ये तो मेंशन जरूर करिएगा। एक्सप्रेसेस द सेंट्रल मैसेजेस, क्योंकि यही आपका एक्सप्रेस कर रहा है, सेंट्रल मैसेज दे रही है आपकी पोएम। ओके, तो इसीलिए कह रहे इस लाइन को तो आप ऑन इज ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन भी जरूर मेंशन करिए। केंद्रीय संदेश जो है यही आपकी लाइन व्यक्त करती है पूरा। तो ये लाइन स्पष्ट करती है कि धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करना भी ईश्वर की सेवा ही होती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। इस तरह से आपने यहाँ पर पैराबल का रेफरेंस दिखाया कि पैराबल की क्या टैलेंट का मीन्स था, एंड यहाँ पर मिल्टन ने भी किस टैलेंट की बात की है उसको भी दिखाया, जो उनका वन टैलेंट है। और इनर कॉन्फ्लिक्ट वो दिखाया, कितने दुखी है, गॉड से क्वेश्चन कर रहे हैं, गॉड उनकी दृष्टिहीनता के बावजूद भी उनसे सेवा चाहते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन करते हैं स्टार्टिंग के पोएम में, फिर लास्ट में वो रेजुलेशन भी दे रहे हैं। पोएम लास्ट में रेजुलेशन देती है, जो उनकी वॉइस ऑफ पेशेंस है, वो आकर उनको समझाती है कि ईश्वर को ये बाहरी कार्यों की ज़रूरत नहीं है, वो ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और जो उनका डिवोशन है, जो इंसान सर्व करता है, स्टैंड एंड वेट, खड़ा रहता है और अपनी बारी का इंतजार करता है, वो भी ईश्वर की सच्चे मायने में सेवा कर रहा था। और यही आपका सेंट्रल मैसेज है, आपने ये चीज़ क्लियर किया हो। देन आप लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। चलिए देख लेते हैं 10। ओके, इस प्रकार टैलेंट सिंबलाइजेज मिल्टन्स पोएटिक जीनियस एंड डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिखाएंगे कि जो टैलेंट वर्ड है मिल्टन की काव्य प्रतिभा और ईश्वरीय दायित्व का प्रतीक है। ओके, टैलेंट सिंबलाइज कर रहा है मिल्टन्स पोएटिक जीनियस, मिल्टन के पोएटिक जीनियस को सिंबलाइज करता है, एंड डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो ईश्वरीय दायित्व का प्रतीक है यहाँ पर। ओके, टैलेंट वर्ड को आपने दिखाया किस तरह से यूज हुआ, सिंबलाइज कर रहा है, मिल्टन पोएटिक जीनियस को दिखा रहा है एंड डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। ओके, एंड द पोएम अल्टीमेटली टीचेस दैट इवन पैसिव इंड्योरेंस एंड ट्रस्ट इन गॉड आर वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ सर्विस। दिखाते हैं कि पैसिव इंड्योरेंस एंड ट्रस्ट इन गॉड, जो सहनशीलता है, निष्क्रिय सहनशीलता कह लेंगे, और ईश्वर में के प्रति आस्था विश्वास जो है वो भी आर वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ सर्विसेज, वो भी सेवा के एक मूल्यवान फॉर्म्स ऑफ सर्विसेज है, मूल्यवान रूप हैं आपके। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह पोएम का एंड दिखाएंगे कि एक ऑप्टिमिस्टिक वे में, एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ ही पोएम का एंड होता है। ओके, ये आपने यहाँ पर दिखाया। कविता का यही संदेश देती है कि ईश्वर की सच्ची सेवा केवल कर्म नहीं
नहीं है बल्कि धैर्य और विश्वास में भी होता है। ओके, आपका एक मैसेज है, सच्ची सेवा ये बाहरी कर्मों से नहीं, केवल धैर्यपूर्वक अगर आप परिस्थितियों को स्वीकार करना और ईश्वर के प्रति आस्था रखना भी आपकी एक तरह से आप सेवा ही कर रहे होते हैं। ओके, तो इस तरह आपने यहाँ पर कंक्लूजन दिया। तो यहाँ पर आपने टैलेंट वर्ड को दिखाया कि कैसे यूज़ किया है मिल्टन ने टैलेंट वर्ड को, और रेफरेंस आपका जो आप बाइबल के आपके पैराबल ऑफ टैलेंट से लिया है इन्होंने, और उसका यूज़ करके आपने दिखाया इस तरह से। सो क्लियर हुई होगी क्लास, और कैसी लग रही है ज़रूर फीडबैक दिया करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल रहता है आपका फीडबैक। तो और हमें भी अच्छा लगता है कि आपको समझ में आता है कि आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही हैं कि नहीं। तो ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, और अगर क्लासेस हेल्पफुल हो रही हों, अच्छी लग रही हों, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए चैनल को, क्योंकि आपकी यहाँ पर अल्टीमेट डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है। ओके, तो अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोज़ को भी लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। होपफुली क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। ओके, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।